एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा यह जो टॉपिक है वह है वैगोत्स्की के मनोविज्ञान का सिद्धांत पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। CTET, BEd, DLEd इन सभी शिक्षक नियम नियुक्ति से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण विषय के पेपर होते हैं या जो भी बहालियां होती हैं उसके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पियाजे के बाद लीव वैगोत्स्की का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण आता है। इसी को संक्षेप में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह जो आज का हमारा लीव वैगोत्स्की का परीक्षा संबंधित तैयारी जो कैप्सूल है, एपिसोड है, वह काफ़ी बेहतरीन होगा आपके लिए और कम से कम समय में आप पूर्ण जानकारी ले सकेंगे लीव वैगोत्स्की के बारे में। चलते चलते एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जहां से CTET प्रतियोगिता परीक्षाएं के साथ साथ BEd, DLEd, MEd तथा शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सभी सूचनाएं आपको हमेशा अपडेट मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी। यदि आप पुराने हैं तो हमारे इस प्रयास को कमेंट्स के माध्यम से प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके लिए और एक बेहतर वीडियो मैं अगले एपिसोड में लेकर के आ सकूंगा, बेहतर से बेहतर कलेक्शन आपके लिए लेकर के मैं आ सकूंगा। समय को ज़्यादा न व्यतीत करते हुए अपने काम के मुद्दे की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लीव वैगोत्स्की। यह लीव वैगोत्स्की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए यदि पढ़ा जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जिन्हें महान मनोवैज्ञानिकों में दिया, तो उसमें से एक नाम लीव वैगोत्स्की का विशेष करके आता है। इन्होंने कई सिद्धांत दिए जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा आगे की इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण खोज थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण इनकी देन है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे यही आग्रह है कि आप कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से आप जिस जानकारी के लिए वीडियो को खोज रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, वह तो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यह जो आप स्किप करेंगे तो वह हमारा जो मेहनत है, हाथ से लिखा जाता है, आपके लिए घंटों प्रयास करके मेहनत करके निकाला जाता है, जिससे कि आपके लिए मुख्य बिंदु लेकर के मैं आपकी तैयारी को सपोर्ट कर सकूं। हमारा प्रयास यह रहता है, तो उससे भी हमारे इस प्रयास को रुकावट आएगी, थकावट पाएगी, और इस तरीके से हम चाहते हैं कि आप इसे स्किप ना करें। आगे बढ़ते हैं लीव वैगोत्स्की। लीव वैगोत्स्की के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो लीव वैगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। आपसे प्रश्न आता है परीक्षा में, CTET की परीक्षा में, कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लीव वैगोत्स्की जो थे वह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1893 से लेकर के 1934 के बीच में इनका जीवन काल रहा था। 1893 से लेकर के 1934 के बीच में। उसके बाद जो तीसरी बात महत्वपूर्ण यह थी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया था। इनका जो कार्य करने का मुख्य क्षेत्र था वह विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र में था। यह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि लीव वैगोत्स्की के द्वारा यह कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। उसके बाद फिर इससे प्रश्न बनता है कि इनके जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे वह किन्होंने दिया, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत देने वाले एक महान विकास मनोवैज्ञानिकों का नाम बताएं। तो उसमें से इनका नाम आता है, वह है कि यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अपना सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक नाम से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, संज्ञान अर्थात जानकारी प्राप्त करना। तो हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, या जानकारी कैसे सीखते हैं, या जानकारी हम कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ कैसे बांटते हैं या दूसरे से कैसे ग्रहण करते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वह होता है भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन के आधार पर ही क्या है कि हम दूसरे की बात को पहचानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उस पर विचार करते हैं, और हमारे अपने विचार भी हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जब तक भाषा नहीं होगी, चिंतन नहीं होगा, तब तक इसमें विकास संभव नहीं है। और इससे क्या होता है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास होता है। जब भाषा और चिंतन का विकास होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवेश बदलेंगे और उसमें सांस्कृतिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा यह दोनों किनकी देन है। तो आपको याद रखना होगा कि यह देन लीव वैगोत्स्की साहब का देन है। अब आगे बढ़ते हैं कि वैगोत्स्की के यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप इसे ध्यान से देखिएगा
यह हमेशा परीक्षा में नाम बदल करके पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो आपको जानकारी होगी तभी आप इसके सही जवाब दे पाएंगे। हर साल यह परीक्षा में पूछा जाता है, नाम बदल बदल करके पूछा जाता है, पहचानने वालों की ज़रूरत होती है मित्रों। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो मित्रों, विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या कहा गया है। वैगोत्स्की के सिद्धांत में जो आपको बताया गया है, इनके कई नामों से जाने जाते हैं। पहला दिया गया है सिद्धांत का नाम है वैगोत्स्की का भाषा सिद्धांत, दूसरा है वैगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है वैगोत्स्की का अधिगम का सिद्धांत, चौथा आप देखेंगे वैगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत, पांचवा आप देखते हैं वैगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, छठा आप देखते हैं ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह इनका जो सिद्धांत है 6 नंबर, यह तो बहुत ही गजब है, जो कि जानकारी के साथ साथ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में निश्चित रूप से, चाहे वह आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर आपकी एकेडमिक परीक्षा हो, किसी भी परिस्थिति में ZPD का सवाल निश्चित रूप से रहता है। इसलिए आप सबों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी जो इनके सिद्धांत को जो नाम दिया गया है, वह हिंदी भाषा के संज्ञानात्मक विकास का वैगोत्स्की का सिद्धांत। तो आपने देखा है कि वैगोत्स्की के सिद्धांतों को कई नामों से जाना जाता है, उसमें से यह 7 नाम महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षा में हमेशा आपको बदल बदल करके अन्य नामों से पूछा जाता है। अब आपकी यह महानता होगी कि आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न एक भी प्रश्न यदि छूटता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, जो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप इसका ध्यान दें कि यह जो सिद्धांत के नाम इनके दिए गए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला था इनका भाषा का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है अधिगम का सिद्धांत, चौथा है सामाजिक सिद्धांत, पांचवा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, छठा है ZPD जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, और सातवां है हिंदी भाषा के संज्ञानात्मक विकास का वैगोत्स्की का सिद्धांत। तो आपने देखा कि वैगोत्स्की के सिद्धांत को यहाँ पर 7 अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण निकल करके जो सवाल आपके पास है, ये जिस VVI की मैं बात कर रहा हूँ, वह है ZPD सिद्धांत। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है करीब करीब, अर्थात जो होते हैं नियरेस्ट, समीपस्थ, उसको कहा जाता है। इनका क्या सिद्धांत था, उसे आप ध्यान से सीखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जहां पर शिक्षक संबंधित बहाली की प्रक्रिया होती है। लिव वैगोत्स्की के कहना था कि बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। समीपस्थ क्षेत्र का मतलब हो गया, हम या बच्चे जहाँ रहते हैं, अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। निश्चित रूप से हम जब सीखते हैं तो अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। यही बात वैगोत्स्की साहब ने भी कहा है कि बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है, जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए, अर्थात उससे क्या काम लेना है, ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो, तो वो बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। यदि आप छोटे बच्चों को देखते होंगे तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर उन बच्चों के क्लास के स्तर से मुख्य रूप से प्रयास किया जाता है कि एक स्तर ऊंचे क्लास की मैथ्स की किताब लगाई जाती है। कई विद्यालयों में ऐसा देखा गया है, सभी विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिसमें देखा जाता है कि उस स्तर के, यदि बच्चा का क्लास 5th है तो वो 6th स्तर की बुक चलाते हैं, क्लास 6th है तो 7th स्तर की बुक चलाते हैं। मैथ्स के लिए, विशेष करके इंग्लिश ग्रामर के लिए इस तरीके की जो किताबें होती हैं वह बच्चों के अंदर चलाई जाती है। इससे बच्चों को सीनियर क्लास में जा कर के काफ़ी कंफर्टेबल होता है मैथ्स समझना। उनको थोड़ा सा बेहतर ऊपर स्तर का बुक दिया जाता है, सिखाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इनका सिद्धांत था ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, यह बिल्कुल सही साबित होता है कि बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाता है तो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो वे बेहतर ढंग से सीखते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा मुश्किल
प्रॉब्लम स्तर बढ़ा करके यदि बच्चों को सीखने के लिए कहा जाए तो वह कैसे सीखता है, तो बेहतर ढंग से सीखता है। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो हम कहेंगे वाइगोत्स्की साहब ने दिया था अपने ZPD के सिद्धांत के द्वारा। अब दूसरी बात आती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अभी तो हमने देखा कि थोड़ी मुश्किल यदि उनको प्रॉब्लम दी जाती है उनके स्तर से तो सीखने का प्रयास करते हैं और बेहतर ढंग से सीखते हैं। अब अगला पॉइंट यह बनता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे सीखने का जो तरीका है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला तरीका यह है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? समाज और संस्कृति का। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि बच्चे अपने समीपस्थ अर्थात अपने आसपास के ही वस्तुओं से, व्यक्तियों से, रहने वाले परिवेश से, समाज और संस्कृति से सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद दूसरी बारी आती है कि बच्चे अपने बेहतर की संगति में अच्छा सीखता है। अर्थात उससे अगर सीनियर बच्चे हों, अच्छे संस्कार के बच्चे हों, थोड़ा ऊपर लेवल के जानकारी रखने वाले बच्चे हों, तो उनके साथ यदि हमारे बच्चे बैठते हैं तो उनमें क्या है कि प्रतियोगिता, स्पर्धा होती है और वह भी सीखने का, बनने का वैसा प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है कि बच्चा समाज के साथ अंतरक्रिया के द्वारा विचारों या भाषा का अंतर करता है। अंतरक्रिया से अभिप्राय यहाँ यह है कि एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ जब बात करते हैं, दूसरे के बीच जो उनका संबंध बनता है सीखने के लिए, भाषा को लेकर के, विचारों को लेकर के, तो उसमें क्या है कि आदान प्रदान की क्रिया होती है और उसमें क्या है कि परिवर्तन होता है। अच्छे संस्कार के बच्चे के साथ, अच्छी सोसाइटी के बच्चों के साथ रहते हैं तो हमारे बच्चों में उस तरीके का बदलाव देखा जाता है। और यदि अच्छे स्वभाव के, अच्छे संस्कृति के, अच्छे सोसाइटी के बच्चे नहीं रहते हैं तो उस परिस्थिति में भी हमारे बच्चों के अंदर उस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात यह एक अंतर क्रिया होती है। यह क्या होती है? एक अंतर क्रिया होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों आपको अच्छे से यह समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको कह रहा हूं कि बालक समाज के साथ अंतर क्रिया के द्वारा ही विचारों तथा भाषा का आदान प्रदान करता है। अगला है पॉइंट कि भाषा सामाजिक अंतर क्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा सीखने की क्या क्रिया है, तो आपको याद रखना होगा कि भाषा सीखने की जो क्रिया है उसे हम सामाजिक अंतर क्रिया कहते हैं। भाषा सीखने की क्रिया को हम सामाजिक अंतर क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा बन रहा है कि लेव वाइगोत्स्की, अगला पॉइंट है कि लेव वाइगोत्स्की 20वीं शताब्दी के शुरुआती के सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक में आते हैं। 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों में आते हैं। फिर पॉइंट है कि इसी में विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी नहीं जाना जाता है। आपसे प्रश्न बनेगा विकासात्मक मनोवैज्ञानिक किन्हें कहा जाता है, तो वाइगोत्स्की साहब को कहा जाता है। बच्चों के विकास और विकास पर संस्कृति के प्रभाव के लिए डिजाइन किए गए बाल विकास के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को विकसित किया जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, बच्चों के विकास और विकास पर संस्कृति के प्रभाव के लिए डिजाइन किए गए बाल विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को विकसित किया जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बच्चों के विकास और विकास पर संस्कृति के प्रभाव के लिए डिजाइन किए गए बालक के विकास के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया गया था। यह उनकी 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण देन है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अब बात बाकी जो आगे निकल करके आ रही है कि उन्होंने भाषा की कुछ अवस्थाएं बताई थी। भाषा की जो अवस्थाएं बताई वह भाषा की अवस्था थी कि सहज अवस्था, अहम केंद्रित अवस्था तथा आंतरिक भाषण। पहला है कि सहज अवस्था। भाषा की अवस्थाएं 3 हैं। पहला है सहज अवस्था। सहज अवस्था किसे कहते हैं, तो इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से सीखता है और इस अवस्था में अधिगम करने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि नर्सरी के बच्चे जो होते हैं, प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं, उनके किताबों में, उनकी कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो सिखाने के लिए माध्यम प्रयोग किया जाता है वह चित्र पर आधारित होता है। उनकी किताबों में पढ़ने से ज़्यादा चित्र होते हैं, इसलिए कि वह सहज अवस्था होती है जिससे कि वह आसानी से सीख सकता है। आपसे प्रश्न बनता है कि सहज अवस्था की पहचान कैसे है, तो आप कहेंगे कि उनके अधिगम कराने के लिए चित्र वाले किताबों या चित्र वाले माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। या दूसरे अर्थों में आपसे इस प्रश्न को घुमा करके पूछता है कि चित्र के द्वारा प्रयोग में सिखाए जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग सहज अवस्था कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अहम केंद्रित अवस्था।
इसे हम ईगोसेंट्रिक स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराते रहता है। कहने का मतलब हुआ कि इस अवस्था में बच्चे बहुत ही आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर आ जाती है। वह भी अपने आप को एक महत्वपूर्ण पार्ट समझता है अपने परिवार का, समाज का, और वह अपना जो है कि अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपनी बात को बार बार दोहराता है। इसीलिए कहा गया है कि अहम केंद्रित अवस्था होती है। इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराता रहता है। तीसरा है आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण से अभिप्राय यह है कि आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। नियमन से मतलब हो गया एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। बालक मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। जैसे जैसे उसकी कक्षा बढ़ने लगती है, बच्चे बोल करके नहीं पढ़ते हैं, मन ही मन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, फिर उन टॉपिक को याद करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आंतरिक भाषण। अब आपसे प्रश्न बनता है दूसरे अर्थों में घुमाकर कि मनन में पढ़ने लगता है तथा सोचने की जो क्रिया होती है वह किस अवस्था में होती है? तो आत्मनियमन की अवस्था के तहत होती है। आपको इस बात का जानकारी रखना पड़ेगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि आत्मनियमन में क्या होते हैं, तो बालक मन ही मन पढ़ने लगते हैं और सोचने लगते हैं, तथा जब मनन करने और पढ़ने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो इसे हम आत्मनियमन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि चिंतन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो चिंतन की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती हैं। पहला है कि एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, दूसरा है सृजनात्मक रूप में चिंतन करना, और तीसरा है संप्रत्यात्मक चिंतन करना। पहला है कि एक ही तरह की वस्तुओं का इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ द सेम थिंग्स। इसमें देखा जाता है कि वागोत्स्की साहब का जो सिद्धांत दिया गया है, संस्कृति को महत्व देना है, इसमें समायोजन के महत्वपूर्ण माना है, तथा कहा जाता है कि बालक में समायोजन की अधिगम महत्वपूर्ण होने लगती है। कहने का मतलब हुआ कि आप देखेंगे बच्चों को सिखाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि एक ही प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, वेजिटेबल्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, और इसी तरीके से पेट एनिमल में कौन से आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल में कौन से आते हैं, जो जंगली जानवर में कौन से आते हैं। मैथ्स में आपको सिखाए जाते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर। ये क्या है? एक तरह के वस्तुओं को इकट्ठा करने का नियम इसके माध्यम से सिखाया जाता है। अब एक जैसे वस्तुओं को इकट्ठा करने में, जैसे कि आपने देखा कि खाने वाले जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनका एक इकट्ठा किया जाता है, उनको कलेक्शन करने का सिखाया जाता है, जिससे बच्चे उनको डिफरेंशिएट करने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक ही तरह के वस्तुओं को इकट्ठा करने का उनके अंदर चिंतन डेवलप करने लगता है और वह बच्चे उसको डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। बहुत अच्छे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और हमारा आज का यह प्रयास निश्चित रूप से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दूसरा है सृजनात्मक रूप में चिंतन करना। वागोत्स्की खेल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि यह बालक के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल व्यवहार को संगठित करता है तथा आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात। खेल में जब हम खेल करने जाते हैं, मैदान में हो या इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, तो हमारे अंदर जितने भी मित्र होते हैं, हमारे टीम के जितने भी सदस्य होते हैं, उनके अंदर संज्ञानात्मक अर्थात एक दूसरे को समझने की क्षमता विकसित होती है। संवेगात्मक अर्थात हमारे अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, और इससे क्या है कि सामाजिक विकास की एक लेसन मिलती है। हमें यह पाठ मिलता है कि हम संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक स्तर से मिलकर रहेंगे तो सामाजिक स्तर में भी हमारा विकास होगा तथा हम अच्छे से रह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि खेल के माध्यम से, खेल को महत्वपूर्ण मानते हुए, यह बालक में संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण स्थान प्ले करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आगे का हमारा पॉइंट है वह यह है कि वागोत्स्की के सिद्धांतों का सारांश क्या है। तो वागोत्स्की के सिद्धांत का सारांश यह कहता है कि एक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता को उनके सामाजिक संबंधों के द्वारा निर्देशित करता है और मध्यस्थ करता है। मध्यस्थ मतलब दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है। तो एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता को उनके सामाजिक संबंधों के द्वारा निर्देशित और मध्यस्थ किया जाता है। उनका कहना है, किनका कहना है? वागोत्स्की साहब का कहना है कि खोज की एक स्वतंत्र यात्रा के विपरीत सीखना एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थात
यह हुआ कि जब हम कोई चीज़ की खोज करने चलते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम खोज पर आगे बढ़ते हैं, तो उसके विपरीत क्या होता है, एक तो हम खोज के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु खोजने के दौरान हम कुछ सीखते भी हैं, और यह जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह हमें समाज के लिए, सीखना हम किस लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए सीखने का प्रयास करते हैं और उसका लाभ समाज को मिलता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि खोज की एक स्वतंत्र यात्रा के विपरीत सीखने का महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। आपसे प्रश्न यहाँ पर बनता है कि खोज की एक महत्वपूर्ण यात्रा क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विपरीत सीखना एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वाइगोत्स्की साहब का जो सिद्धांत था वह बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब किस तरीके के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, इसके लिए मैं आपके पास एक क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा यह जो वाइगोत्स्की से संबंधित संक्षिप्त परिचय है वह निश्चित रूप से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा CTET की परीक्षा के साथ साथ B.Ed DLED की परीक्षाओं में, और आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा कि आप इसको अपने शिक्षण के कार्यों में, क्षेत्रों में ले करके जोड़ें, जिससे कि आपकी शिक्षण पद्धति और भी अच्छी और विकसित हो सकेगी। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी जो आज की मुलाकात है बहुत अच्छी रही होगी, बहुत उपयोगी रही होगी, और आप हमारे आगे आने वाले वीडियो का निश्चित रूप से इंतज़ार करेंगे, और यह इंतज़ार तभी सफल होगा जब हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बेल की घंटी दबाएं, बेल की बटन को दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी होगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा भारत के निर्माण में, अपने भविष्य के निर्माण में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।